ट्राई कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v बराबर u प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू u बोलो क्या है, u बोलो क्या है, जीरो। एक्सेलरेशन क्या है, q e बाई m इंटू टी, ये आ गया तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर। एक आश्चर्य की बात, इसका अगर मैं मोमेंटम लिखूं, मोमेंटम ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, तो mb होता है, m इंटू वी से मल्टीप्लाई करूंगा। देखना है यहां पे मास और ये पूरा वेलोसिटी, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, ये होगा QET। बहुत बढ़िया, ये मोमेंटम मास पे डिपेंड ही नहीं करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखे हुए चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम मास पे डिपेंड नहीं करता। अगर तुम Q चार्ज के पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, है ना, Q चार्ज के किसी भी पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, किसी भी पार्टिकल को सबका मोमेंटम सेम होगा, उसके मास पे फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालेंगे यहां से, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू बोलो, जीरो। हाफ ए की वैल्यू, सर हाफ लिखो, हाफ ए की वैल्यू क्यू बाई एम इंटू टी, तो क्यू ई बाई एम इंटू टी। एसेलरेशन तो ये है क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी। ठीक है सर, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अगर काइनेटिक एनर्जी पूछे तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। वी कहाँ है बताओ, ये रहा सर वी। अपने को वी भी समझ में आ गया, मोमेंटम समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, काइनेटिक एनर्जी भी समझ आ गया। किसी भी टी टाइम के बाद पार्टिकल कहां होगा वो भी समझ में आ गया। पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सारी बातें समझ में आ गया। यहां पे हमने जी को इग्नोर किया था। अगर मास है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगना चाहिए था, बट हमने उसको इग्नोर किया था। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता तो पाथ इसका कुछ पैराबोला होता, क्योंकि नेट फोर्स mg और QE का बीच में आता कहीं। समझ में आई ये बात, ठीक है। अब चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर उसको प्रोजेक्ट कर दिया। तो देखो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां रखा सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर कर लो, चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को, ये छोटा सा m मास और q चार्ज के पार्टिकल को v वेलोसिटी से अपन ने प्रोजेक्ट कर लिया, चलो v नॉट से प्रोजेक्ट कर लिया, और वो x एक्सिस में था। जैसे इंटर करेगा तो उसे फोर्स कहां लगेगा, ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। सर फोर्स ऊपर लग रहा है और वेलोसिटी की वजह से जाना आगे चाहता था, फोर्स ऊपर लग रहा है, तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा। तो ये 1D मोशन करेगा या 2D? सर यहां तो 1D था, स्ट्रेट लाइन पाथ था, लेकिन यहां पे 2D मोशन हो जाएगा। बहुत सही। 2D मोशन का क्या मतलब होता है, 2D मोशन मींस मोशन इन अ प्लेन। अच्छा, प्लेन में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, x में भी और y में दोनों में एक साथ चल रहा है, तो उसमें हम डिफाइन करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। x और y कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन निकालते हैं। 2D इक्वेशन ऑफ मोशन 1D से थोड़ा अलग नहीं होता। सर क्या बोल गए, 2D का मोशन 1D से अलग नहीं होता। क्या तुमने 2D के लिए अलग से इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है? नहीं सर। याद करो, क्या 2D के लिए अलग से इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है? नहीं सर। फिर 2D को सॉल्व कैसे करते हो? सर 1D के कंसेप्ट से। हाँ, 2D मोशन जैसा कोई मोशन होता ही नहीं। मैं जब मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करता हूं ना, तो मैं यही कहता हूं कि मोशन इन अ प्लेन बहुत आसान है स्ट्रेट लाइन मोशन से। सर कैसे? क्योंकि 2D का मतलब है 1D प्लस 1D। x एक्सिस का 1D और y एक्सिस का 1D, दोनों को जोड़ दोगे तो 2D बनेगा, और ऐसे जोड़ना है कि एकदम सेपरेट रहता है। y एक्सिस का 1D डज नॉट डिपेंड्स अपॉन x एक्सिस का 1D, एंड x एक्सिस का 1D डज नॉट डिपेंड्स अपॉन y एक्सिस का 1D। ये दोनों 1D एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और दोनों अलग अलग सॉल्व होते हैं, दोनों का अलग रिलेशन होता है, कोई मतलब नहीं इन दोनों को एक दूसरे से। जब मैं प्रोजेक्टाइल पढ़ाता हूं तो अलग ही बांट लेता हूं कि अपन बात करेंगे x एक्सिस का, और x एक्सिस की जो बात होगी वो y एक्सिस की बातों पे डिपेंड नहीं करेगा। बताओ इनिशियल वेलोसिटी x में, बोलो अच्छे से बोलो, इनिशियल वेलोसिटी x में u नॉट जो या v नॉट जो भी था, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y 0। x में एक्सीलरेशन बोलो क्या होगा, 0। x में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, फोर्स तो y में लगा है। y में एक्सीलरेशन बोलो क्या होगा, QE बाई m, y का एक्सीलरेशन। किसी भी t टाइम में x की तरफ वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एट टाइम t, सर u नॉट ही रहेगा। y एक्सिस में वेलोसिटी क्या होगा, तो y एक्सिस में किसी t टाइम के बाद जो वेलोसिटी होगा वो होगा QE बाई m इंटू टी। x में t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, देखो कितना आसान हो गया। एक एक लाइन में रिजल्ट लिखता जा रहा हूं मैं। x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट किसी t टाइम में हो जाएगा u नॉट इंटू टी। y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाफ QE बाई m इंटू टी का होल स्क्वायर।
बहुत बढ़िया साहब, ये तो ज़बरदस्त तरीका आपने बता दिया सर, यहाँ से मज़े ही आ गया, सारा अलग अलग हो गया। बिल्कुल सही बात है, एकदम सेपरेट और डिफरेंट। अच्छा, अब हमें ये समझना है कि ये कितना डेविएट करेगा और इसका पाथ कैसा होगा। तो पाथ मतलब ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब x अलग घूम रहा है टाइम के साथ, y अलग घूम रहा है टाइम के साथ। अगर तुम्हें x और y में दोस्ती करानी है तो ये कौन मदद करेगा? तो x का दोस्त कौन है? t। x y के साथ कौन घूम रहा है? t। तो t बोलेगा आओ मैं तुम दोनों को मिलाता हूं, कहेगा t आओ। t बोलेगा मेरी वैल्यू हो गई x बाई यू और मैं इस t को यहां रख दूंगा x बाई यू, तो y बराबर हो जाएगा हाफ क्यू ई बाई एम। यहां पे t को क्या रख दोगे? x बाई यू। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, तो एक्स स्क्वायर बाई यू नॉट का स्क्वायर। यहां पे ये सारा टर्म कांस्टेंट है, तो y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और जैसे y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर मतलब पैराबोला। पैराबोला, बताओ क्या हो जाएगा? ये पैराबोला हो जाएगा, ये पैराबोलिक पाथ होगा। इस तरह का पाथ फॉलो करते हुए पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा। इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी मान लो इधर है और इनिशियल वेलोसिटी एक्स में इधर थी, इसको टेंजेंट ड्रॉ करके पीछे लाओगे, ये तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर हो गए। अब ये जो थीटा है ना, वो तुम्हारा डेविएशन बताएगा। अब इस थीटा की वैल्यू कैसे निकाले? तो ये वही थीटा है जो यहां बनेगा, तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी और वाई एक्सिस की वेलोसिटी, मतलब मैं कह सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बटा वी एक्स। कैसे सर? तो देखो ना बेटा, यहां पे ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ये है और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये था, तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कितना डेविएट किया उसी को तो अपन डेविएशन बोलेंगे ना। तो ये आपका डेविएशन, ये अपन असल में थीटा को डेविएशन बोलेंगे तो tan इनवर्स समथिंग आ जाएगा, तो अपन कह सकते हैं डेविएशन। tan थीटा को भी कह सकते हैं अपन डेविएशन। अब बताइए, अगर अपन इसको कैलकुलेट ना करके फिजिकली सोचे कि डेविएशन होना कैसा चाहिए, पहले महसूस करते हैं, तो देखो डेविएशन उतना ही कम होगा जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगी। सर क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी कम है तो यहाँ से यहाँ तक मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, वेलोसिटी कम है तो बहुत धीरे धीरे जा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा और उतने ज़्यादा टाइम तक फोर्स ऊपर लगता रहेगा। बहुत तेजी में फेंक दिए तो चार्ज पार्टिकल बहुत तेजी में आया और निकल गया तुरंत, तो बहुत कम देर तक फोर्स लगेगा, तो कम एक्सेलरेट हो पाएगा ऊपर। हाँ, इसका मतलब सर आप सही कह रहे हो, अगर मैं वेलोसिटी को नीचे रख दूं तो सही बैठ रहा है, मतलब डेविएशन कम होगा ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और मास जितना होगा उतना डेविएशन कम। कैसे? तो m मास बहुत ज्यादा है, v वेलोसिटी चल रहा है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन x एक्सिस का ज्यादा है। अब y में इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर खींचना चाहेगा, y में इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर खींचना चाहेगा, और इसका जितना मास है उतना कम खींच पाएगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ऊपर खींच लेगा, डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ समझ आया कि नहीं? अच्छा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं होता, फोर्स जो लगता है वो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो चार्ज जितना ज्यादा फोर्स उतना और ज्यादा, मतलब चार्ज भी ऊपर, चार्ज भी ऊपर। सर ये कुछ ड्राइव करोगे कि ऐसे कुछ लिख दोगे? तो पहले महसूस तो करो, ड्राइव करा के मैं यही निकाल दूंगा जो तुम्हें महसूस हो रहा है। और बताओ कुछ। ठीक है, अब इतना क्या लोगे? सही है। हाँ, जितना ज़्यादा दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा दूर तक फोर्स लगता रहेगा। मान लो रीजन इतना ही है तो इतना ही दूर तक लगा, यहाँ से यहाँ तक ले लिया, मतलब एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए कुछ, ले लेते हैं, या टाइम के प्रोपोर्शनल होना चाहिए कुछ ऐसा, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अब ये निकालते हैं असल में कैसे निकलेगा। तो देखो, किसी टाइम पे वी वाई बोलो क्या है, ये रख दो यहाँ पे, वी वाई की वैल्यू बोलो क्यू ई बाई एम इंटू टी, यही है। और किसी टी टाइम पे वी एक्स बोलो, वी एक्स बोलो, तो वी एक्स ये रहा यू नॉट टी, इसको रख दो यू नॉट टी, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा यार, सॉरी ये यू नॉट ही तो होगा, टी क्यू, वेलोसिटी लिख रहे हैं ना आप, वेलोसिटी है ये, वेलोसिटी है ये, वेलोसिटी है ये, तो ये आया तुम्हारा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम वी नॉट इंटू टी। कुछ गड़बड़ लग रहा है यार मुझे, क्यू ई बाई एम वी नॉट इंटू टी। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं टी को देखूँ तो टी को एक्स वाई यू नॉट लिख सकता हूँ, भाई ये टी देखना है यार, तो टी को एक्स वाई यू नॉट लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्स वाई यू नॉट लिखूँ तो एक्स वाई यू नॉट का होल स्क्वायर, तो क्या यही सोचा था क्या अपन ने? देखते हैं, देखो तो क्यू ई एक्स एम वी नॉट का स्क्वायर आ रहा है, बस यहाँ पे क्या आ रहा है बोलो, वी नॉट का स्क्वायर आ रहा है। तो बेटा अपन ने तो ये सोचा था फिजिकली ऐसा होना चाहिए, लेकिन न्यूमेरिकली भी ऐसा हो रहा है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट का स्क्वायर आ गया बस, ठीक है ना। तो देखो ये एग्जैक्टली हमने ऐसा महसूस किया था कि डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा, डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा, और एग्जैक्टली यही फॉर्मूला आ गया है।
समझ आया क्या? तो इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, स्क्रीन पॉज करके पहले इसको लिखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, देन फाइंड डेविएशन। ऐसे खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको डेविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। थीटा को डेविएशन कैसे कहते हैं वैसे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स और यहां वाला वो टर्म, ठीक है ना। अगर अपने को रेशियो निकालना है तो थीटा का रेशियो निकालो या tan थीटा का, एक ही बात आएगा। तो देखो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब होता क्या tan थीटा का वैल्यू याद करो, वो था QEX बटा mu0 का होल स्क्वायर, ये याद रहना चाहिए आपको। तो यहां से देखिए डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। तो अब हम प्रोटॉन के लिए डेविएशन लिखेंगे, थीटा ऑफ प्रोटॉन, थीटा ऑफ ड्यूट्रॉन और थीटा ऑफ अल्फा पार्टिकल, थीटा ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहां पे ध्यान से देखा जाए तो tan थीटा इज प्रोपोर्शनल टू दिस। डेविएशन निकालो, डेविएशन निकालते समय आपको यह दिया हुआ है कि सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। अगर सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q बाई M। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही होगा। सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो U0 सेम हो गया, विड्थ सेम हो गया, तो Q बाई M के प्रोपोर्शनल होगा, जिसको कहते हैं आप स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, तो स्पेसिफिक चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा बोलो? स्पेसिफिक चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। तो प्रोटॉन के लिए चार्ज और मास का रेशियो बोलो E बाई M। ड्यूट्रॉन के लिए बोलो तो ड्यूट्रॉन का चार्ज E होता है बट उसका मास 2m हो जाता है। अल्फा पार्टिकल के लिए उसका चार्ज डबल और मास 4 टाइम्स, ये आएगा। यहां से जब कैंसिल करेंगे E बाई M, E बाई M, E बाई M, तो 1:1/2:1/2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह आ जाएगा 2:1:1। समझ आया ये बात? नेक्स्ट देखिए, मान लो सेम मोमेंटम से प्रोजेक्ट किया तो tan थीटा की वैल्यू तो आपके पास है m, रुको QEX बटा m U0 इंटू U0। U0 का स्क्वायर था, अलग अलग कर दिया, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, U0 का स्क्वायर रहने देता। अब सेम मोमेंटम से सबको थ्रो किया था, मोमेंटम से मतलब mu सेम। अब यहां पे तो m अकेला है लेकिन U0 का स्क्वायर है, तो एक m से ऊपर मल्टीप्लाई और एक m से डिवाइड कर दो, तो ये मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा। और मोमेंटम सेम है तो हटा लो, इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा, विड्थ वही रहेगा, तो यहां पे कह सकते हो कि tan थीटा इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू क्यू। देखो अब यहां पे जब डेविएशन निकालोगे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल के लिए, तो यहां पे चार्ज बटा मास के प्रोपोर्शनल था डेविएशन, यहां पे चार्ज इनटू मास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करने से आपने U0 को कांस्टेंट माना था, सेम मोमेंटम से प्रोजेक्ट करोगे तो यहां पे p स्क्वायर को कांस्टेंट मानोगे। तो बोलो EM, सही बात है यार। ड्यूट्रॉन के लिए 2EM और अल्फा पार्टिकल के लिए 8EM। ये क्या किया सर आपने? तो चार्ज एंड मास प्रोटॉन का EM, ड्यूट्रॉन का मास डबल, चार्ज वही रहेगा, ये चार्ज डबल और मास 4 टाइम्स, तो 8 आ जाएगा। ऐसे EM कैंसिल करोगे तो 1:2:8 आएगा। सेम काइनेटिक एनर्जी से, सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए जो थीटा होगा, ध्यान से देखना अच्छे से, थीटा होगा देखो QEX बटा m U0 का होल स्क्वायर। तो ये हाफ m स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी तो है सर, हाफ का है, अरे लगा ले, हाफ कांस्टेंट ही होगा ना, एक 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, तो ये करोगे तो हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा। तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट मान लोगे, तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज आएगा, सिंपल। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, बाकी चीजें कांस्टेंट। तो यहां से तो बहुत आसान हो गया निकालना। बताओ डेविएशन ऑफ प्रोटॉन, डेविएशन ऑफ ड्यूट्रॉन, डेविएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल का रेशियो क्या होगा? तो चार्ज के रेशियो के प्रोपोर्शनल 1:1:2 ही तो आएगा यार, ये 2:1:1 है। तो सेम तरह के चार्ज पार्टिकल तीनों केस में लिया, लेकिन हर केस में जो डेविएशन का रेशियो वो डिफरेंट आया है। पहले केस में आया 2:1:1, इसमें आया है 1:8, इसमें आया है 1:1:2, ये 2:1:1, 1:1:2। तो यार सेम चार्ज पार्टिकल का डेविएशन का रेशियो अलग कैसे आया? तो डेविएशन सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि चार्ज पार्टिकल कौन सा लिया है, डेविएशन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि चार्ज पार्टिकल का क्या सेम रखा था। अगर वह स्पीड सेम रखा था तो ये रेशियो आएगा, मोमेंटम सेम रखा था तो ये रेशियो आएगा, काइनेटिक एनर्जी सेम रखोगे तो ये रेशियो आएगा। समझ आया अच्छे से? अच्छा चलो, इस तरह का सवाल भी पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया एक्स एक्सिस में और पार्टिकल को v से प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो इसके दो वेलोसिटी हो जाएंगे। x वाला हो जाएगा आपका v cos थीटा और y वाला होगा आपका v sin थीटा, v sin थीटा, ठीक है ना? ओके, तो चार्ज पार्टिकल के यहां से चल के यहां आएगा, ये चार्ज पार्टिकल यहां से चल के यहां जाएगा। अच्छे से सोचो, तो सर चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ये चार्ज पार्टिकल है, अगर इसको मैं
QM ले लेता हूँ, प्लस चार्ज और प्लस मास ले लेता हूँ, तो आगे इसकी एक वेलोसिटी और आगे ही फोर्स लगेगा, तो आगे तो जाता ही जाएगा और ऊपर भी जाता जाएगा, आगे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। तो इसका पाथ कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का कुछ पैराबोलिक पाथ होगा। किसी भी टी टाइम के बाद एक्स एक्सिस की वेलोसिटी अगर आप निकालते हैं तो एक्स का मोशन अलग से ही सॉल्व करेंगे। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी हो जाएगी आफ्टर टाइम टी, हो जाएगा v cos थीटा, अच्छे से देखो क्या होगा, v cos थीटा प्लस QE बाई एम इंटू टी। अरे ये एक्सीलरेशन इंटू टाइम, ये वेलोसिटी हो जाएगा। वाई एक्सिस की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा v sin थीटा, क्योंकि वाई की तरफ फोर्स है ही नहीं। समझ आया? अच्छा सर हमने तो प्रोजेक्टाइल की तरह भी पढ़ा था, तो प्रोजेक्टाइल का फील्ड दिला देता हूँ, सुनो प्रोजेक्टाइल का फील्ड दिला देता हूँ। देखो मान लो इस तरह से ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर दिया v स्पीड से। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का पाथ पता है कैसा होगा? एग्जैक्टली ऐसा होगा। सर ऐसा कैसे हो जाएगा? थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो सुनो, इस इलेक्ट्रॉन का एक वेलोसिटी आएगा ऊपर v sin थीटा और एक वेलोसिटी आएगा आगे v cos थीटा, ठीक है। और इसी इलेक्ट्रॉन पे एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा QE बाई एम, सॉरी एक्सीलरेशन हो जाएगा नीचे, फोर्स तो QE m। सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है लेकिन ये चार्ज भी निगेटिव है, इसलिए नीचे फोर्स लगेगा। अब याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन का केस, सेम यही तो था। अब पार्टिकल यहां से चल के इस तरह का पाथ फॉलो करते हुए यहां तक आया, तो तुमसे सबसे पहले पूछेगा बताओ टाइम ऑफ लाइट क्या होगा? ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन होगी। टाइम ऑफ लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ लाइट के लिए वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट जीरो कर लो, टाइम ऑफ लाइट के लिए वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट जीरो कर लो। यहां से चला और यहां पहुंच गया। वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी बोलो v sin थीटा, एक्सीलरेशन बोलो, वेलोसिटी बोलो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वेलोसिटी वाला टर्म यहां से लिख लेते हो डायरेक्ट, v sin थीटा इंटू टी बराबर हाफ ए बोलो QE बाई एम इंटू टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कटेगा, ये टी बचेगा, तो टाइम ऑफ लाइट हो जाएगा 2v sin थीटा बटा QE बाई एम। तो पहले से ही पता था 2u बाई जी होता है ना टाइम ऑफ लाइट, 2u बाई जी या 2u बाई इफेक्टिव एक्सीलरेशन। तो ये देखो 2u मतलब इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग वाई एक्सिस, देखो इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग वाई एक्सिस बटा एक्सीलरेशन क्या है? QE बाई एम, एक्सीलरेशन क्या है? QE बाई एम। अब तुम्हें यहाँ पे रेंज निकालना है, एकदम प्रोजेक्टाइल वाला फील है, एकदम प्रोजेक्टाइल वाला फील है। मैक्सिमम हाइट निकालना है, रेंज निकालना, सब कुछ डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो हाइट लिख दूं, हाइट क्या होगा बोलो? हाइट होगा v sin थीटा का होल स्क्वायर बटा 2g u y स्क्वायर का स्क्वायर बटा 2g, तो 2 इंटू एक्सीलरेशन ये हो गया, तो QE बाई एम ऊपर चला जाएगा। ये आगे तुम्हारा हाइट निकाल के देख लो, यही आएगा। क्लियर है? अच्छा ऐसा भी सवाल पूछते हैं कि मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों को रिलीज करा, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से प्रोटॉन को रिलीज करा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो प्रोटॉन को यहां से यहां तक टाइम आने में टीपी है और इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां तक जाने में टाइम टीई है। तो दोनों का रेशियो बताओ क्या होगा सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए? तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टीपी बटा टी। ये निकाल लो, कैसे निकालोगे? दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम कराना है मुझे। रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो सिंपल एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। तो हाफ एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना ज़्यादा मास उतना एक्सीलरेशन कम, और एक्सीलरेशन कम तो टाइम ज़्यादा, एक्सीलरेशन कम तो टाइम ज़्यादा, तो टाइम इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास आ जाएगा। अब सॉल्व करके देख लीजिए, मास ऑफ प्रोटॉन बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत ईजी है। इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लगेगा और प्रोटॉन को ज़्यादा टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज सेम है, तो दोनों पे मास सेम होगा, दोनों का चार्ज सेम है तो दोनों पे फोर्स सेम होगा, दोनों का चार्ज सेम है तो दोनों पे फोर्स सेम होगा, लेकिन एक्सेलरेशन अलग होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन में मास आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, प्रोटॉन का ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ोगे तो तुरंत इतना डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा। प्रोटॉन धीरे धीरे करेगा, तो प्रोटॉन का टाइम ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन का टाइम कम। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए इसको। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Number of electric field lines passing through a cross section area A is called electric flux. Electric flux is a counting of electric field lines, or it gives the idea of electrostatic energy passing through that area। किसी एरिया ए से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्रॉस कर जाएगा उसे हम कहते हैं
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लो यहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न यहां बनाया। अब यहां पे मैं एक एरिया ले लेता हूं, वो एरिया यहां भी लेता हूं, और मैं पूछूं कि किससे ज्यादा एनर्जी क्रॉस कर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे है वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, तो ऐसे कितनी एनर्जी क्रॉस करेगा। सर यहां से कितना करेगा नहीं पता मुझे, लेकिन यहां ज्यादा करेगा, यहां कम करेगा। अच्छा ज्यादा क्यों कर रहा है? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। कैसे पता? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बताता है। मतलब जो भी मैग्नेटिक एनर्जी का आइडिया हमें मिलेगा, फ्लक्स फ्लक्स फ्लक्स, आइडिया ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी पासिंग थ्रू दैट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड अगर मैं यहां पे जो एरिया लिया, एक एरिया ये ले लेता हूं, ये कम है, ये ज्यादा एरिया, तो जितना ज्यादा एरिया रखूंगा वहां से ज्यादा एनर्जी क्रॉस करेगा। क्या आपको बहुत अच्छे से समझ आया ये बात? ठीक है सर, मतलब ये दोनों के प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या मैं फ्लक्स को लिख सकता हूं E इंटू ए? ना, सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये मैंने एरिया जब लिया उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया का एक दूसरा एरिया लिया, उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया का, देखो ज्यादा नहीं लेना, और एक ये लिया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक्सटेंड करके देखा, और बना लेता हूं ताकि फील आए अच्छे से, और बना लेता हूं ताकि अच्छे से फील आए। यहां से मैक्सिमम फील्ड लाइंस क्रॉस किया, और उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया टिल्टेड हो गया, तो वहां से ऊपर से और नीचे से कम फील्ड लाइंस क्रॉस कर, ये जो यहां से गुजरेगा यहां से नहीं गुजर पाया, और इसके तो प्लेन से ही चला गया, यहां फील्ड लाइन से तो क्रॉस किया ही नहीं। मतलब सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन एरिया से काम नहीं चलेगा। ये देख लो, मान लो एक क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने ये लिया, देखो ऐसा दिख रहा है ना बेटा, बारिश की पानी नीचे गिर रहा है, बारिश का पानी, बारिश समझते हो, पानी जब नीचे गिर रहा होता है तो एक लाइन बना के, वाटर ड्रॉपलेट्स इतना तेजी में चलता है कि एक लाइन की तरह आपको दिखता है। वो लाइन होता नहीं है, पानी लाइन में नहीं गिरता, एक ड्रॉप ही गिर रहा होता है, बट वो ड्रॉप लाइन जैसा दिखता है, क्योंकि बहुत तेजी में तुम यहां देखते हो तुरंत यहां देखते हो, तुरंत यहां देखते हो, तो लाइन जैसा दिखता है। तो एज्यूम करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और वो पानी को जमा करना है, मतलब उस लाइन को आपको स्टोर करना है, मतलब एनर्जी स्टोर करना है। तो आपने लाया एक ग्लास, ऐसा ग्लास, और उस ग्लास को ऐसे रख दिया, तो फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस करेगा, ऐसे 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 ऐसे। इसमें तो एनर्जी इंटर ही नहीं किया, ये इस प्लेन से चला गया। और थोड़ा टेढ़ा करूंगा तो थोड़ा पानी इकट्ठा होगा, लेकिन समय लगेगा। थोड़ा और टेढ़ा करूंगा तो जल्दी जमा हो जाएगा, ज्यादा पानी इकट्ठा होगा, और करूंगा और ज्यादा आ रहा है, और करूंगा और ज्यादा आ रहा है, और करूंगा बहुत ज्यादा पानी ऐसे ऐसे सीधे गिरेगा। मतलब पूरा एरिया काम में आ रहा है, इसमें पूरा एरिया काम नहीं आ रहा, इसमें और कम एरिया काम आ रहा है, इसमें और एरिया काम आ रहा है, अब इसमें एरिया काम ही नहीं आ रहा। देख रहा है, ऐसा लाइन आएगा सीधा निकल जाएगा, इसमें स्टोर कहां हुआ, इससे क्रॉस कहां हुआ, इससे पास कहां हुआ, इससे पास नहीं हुआ, ऐसे लाइन आया, ऐसे करूंगा तो पास आएगा, पासिंग थ्रू दिस एरिया। मतलब इस एरिया ए से काम नहीं चलेगा, इस ए का कंपोनेंट हमें देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ। मतलब मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आप ये वाला एरिया लेते हो। कौन सा एरिया लेते हो? ये वाला, या ऐसे मान लो ये वाला एरिया लेते हो, ये एरिया लेते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट होगा ई साइन थीटा। अच्छे से सोचो कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से ई क्रॉस कर रहा है, ई साइन थीटा क्रॉस कर रहा है, या ई कॉस थीटा क्रॉस कर रहा है। तो ये तो जस्ट क्रॉस करके पास कर रहा है, देखो ऐसे 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 पास करेगा, ये तो इसके प्लेन से निकल गया। इस क्रॉस सेक्शन एरिया को कट करके निकल रहा है ई कॉस थीटा, तो यहां पे एक कॉस थीटा का टर्म आ जाता है। क्यों आता है? थीटा कहां से आया? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है, इसका डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और इस फ्लक्स को आप जहां पे कॉस थीटा आता है, आप लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। एरिया इज अ वेक्टर, एरिया इज अ वेक्टर, एरिया इज नॉट अ स्केलर, एरिया इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अगर मान लो थीटा 0 डिग्री है, तो कॉस 0 की वैल्यू मैक्सिमम होगी, फ्लक्स मैक्सिमम पास करेगा, वो करेगा ई इंटू ए। अच्छा, थीटा अगर 180 डिग्री हो गया तो मतलब एरिया ऊपर ले रहे हो, ऊपर एज्यूम कर रहे हो, और फील्ड लाइंस नीचे जा रहा है, तो 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो फ्लक्स होगा माइनस ई। और इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो तुम्हारा जो फ्लक्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल यहां दिखाता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो ऐसा, और एरिया ये, यही तो मैं समझा रहा हूं आपको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको पास किया ही नहीं, इस एरिया को। एरिया वेक्टर ऊपर हो, प्लेन के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। एरिया याद रखिएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एरिया इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब हमारे पास कई तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, 2D 3D। जैसे ये देखो, ये 2D ऑब्जेक्ट है,
जैसे मैं देखूँ 2D ऑब्जेक्ट, ये ऐसा प्लेन, तो फ्लक्स ऐसे पास करेगा, पासिंग थ्रू, ऐसे देखो, तो यहां देखो फील्ड लाइंस देखो ऐसे जाएगा, ऐसे पास करे, देखो ऐसे पास कर रहे, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहां से पास कर रहा है। 3D ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ये देखो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, हेमिस्फेरिकल सरफेस मान लो, इसमें क्या होगा कि यहां से तो फ्लक्स देखो इन करेगा, फिर अंदर जाएगा और यहां से बाहर निकलेगा। तो हो सकता है इन करते समय 10 लाइन इन किया और निकलते समय 2 ही लाइन निकला। तो इसमें 3 तरह का फ्लक्स डिफाइन करते हैं। देखो इंटर कर गया, ये इंटर कर गया और यहां से बाहर निकल रहा है, ऐसे बाहर निकल रहा है, यहां से इंटर करा, देखो। तो एक तो फ्लक्स डिफाइन करते हैं हम फाई इन, दूसरा डिफाइन करते हैं यहां पे फाई आउट और एक फ्लक्स डिफाइन करते हैं फाई टोटल। फाई टोटल होता है फाई इन प्लस फाई आउट। ये हमेशा डिफाइन होता है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, यहां पे फ्लक्स पासिंग डिफाइंड होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया, और एरिया हमेशा वेक्टर होता है। उसका फील एक बार और देखो, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। नहीं, वाई यहां ले लो, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। ये जेड एक्सिस है, यहां पे अपन मान लेते हैं एक ये प्लेन बनाया, ठीक है ना। तो ये है एक्स वाई प्लेन में, ये रिंग जो है वो किस में है, एक्स वाई प्लेन में। यहां पे अपन एक स्क्वायर बनाते हैं, ये किस में है, वाई जेड प्लेन में। यहां पे अपन एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ये एक्स जेड प्लेन में है। इसका एरिया क्या होगा, तो मान लो ये ए है, ये बी है, तो इसका एरिया होगा ए बी जे कैप। अब ये समझो कैसे, तो ये तुम्हारा है एक्स जेड प्लेन में। देखो ना भाई, एक्स जेड प्लेन का फील नहीं आ रहा तुम्हें, तो एक्स जेड प्लेन है तो उसका एरिया एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर वाई में होगा। ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका जो एरिया होगा ना, इसका एरिया, रिंग का एरिया, वो होगा पाई आर स्क्वायर के कैप। एक्स वाई प्लेन का एरिया जेड में होगा। और ये देखो वाई जेड प्लेन है, ये साइड लेंथ है एल, तो इसका एरिया होगा एल स्क्वायर वाई जेड प्लेन आई कैप, आई कैप की तरफ होगा। ऐसे है भाई, ये जेड एक्सिस ऐसे यहां रखा है, तो एरिया आई कैप की तरफ होगा। तो ये फील करना यहां पे बहुत जरूरी है। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन अल्फा ई कैप बीटा जे कैप गामा के कैप, देन फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू अ रिंग ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन गिवन है, फटाफट समझना, बहुत इजी है सवाल। ये रिंग बना रहा है, कौन से प्लेन में है, एक्स वाई। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसका जो एरिया होगा ना होगा पाई आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, आर 5 है, उसका स्क्वायर करोगे 25, तो ये 25 आ जाएगा इंटू के कैप, ये एरिया आ गया। अब फ्लक्स होता है नथिंग बट अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, जब के के साथ डॉट लोगे तो आई और के का डॉट 0, जे और के का डॉट 0, के और के का डॉट 1, तो ये आ जाएगा 25 पाई गामा। सर यूनिट तो आपने बताया नहीं, तो यूनिट भी बताते, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आ जाएगा यूनिट। स्केलर है या वेक्टर है, सर ये स्केलर है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कहाँ बताई आपने, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है, उसके रिजल्ट स्केलर आते हैं। अच्छा, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। डायमेंशन क्या होगा, डायरेक्शन नहीं है तो डायमेंशन बताइए। डायमेंशन इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये रहा न्यूटन का, बोलो एम एल टी माइनस 2 मीटर स्क्वायर है, तो एम एल 3 टी माइनस 2 बटा ए इंटू टी, ये आएगा। एरिया नहीं है, चार्ज का यूनिट होता है एम्पियर इंटू टाइम। यहां से देखेंगे तो एम एल 3 टी माइनस 3 और ए माइनस 1, ये इसका क्या आ जाएगा, डायमेंशन। अच्छा देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है बेटा। अब यहां पे मैं बना लेता हूं एक क्यूब। गड़बड़ कर दिया मैंने, गड़बड़ कर दिया। एक्सिस बाद में बनाऊंगा, पहले क्यूब बना लेता हूं। क्यूब पहले बना लेता हूं, देखो ठीक है। ये क्यूब बनाया, ये ओरिजिन है,
एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, ये रहा बढ़िया साइड लेंथ है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू अल्फा आई कैप, बीटा जे कैप और गामा के कैप ही दे रहा हूँ। चलो अब इसको नाम दे देता हूँ मैं, A B C D E F G H I। अब मैं तुम्हें एक एक फेज पूछूंगा और वहां से फ्लक्स पूछूंगा। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब, तो ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो अल्फा आई कैप, बीटा जे कैप, गामा की कैप। एक फील्ड लाइन जो यहाँ से इंटर करेगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से इंटर करेगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से इंटर करेगा पीछे से बाहर निकल जाएगा। तो नेट फ्लक्स अगर तुमसे क्यूब से पूछ दे तो होगा 0। लेकिन एक एक फेज से अगर मैं पूछूं, चलो सबसे पहला फेज लेते हैं ABCD। इस ABCD से फ्लक्स पूछूं तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे सर देखो ABCD, ये रहा, ये रहा, ये आया, ये आया, ये आया, ये बढ़िया बना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बताओ, ये अल्फा आई कैप, बीटा जे कैप, गामा के कैप। अल्फा आई कैप मतलब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ से निकल जाएगा, बीटा जे कैप ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ से निकल जाएगा। असल में ये इसको कट करके जाएगा, तो ये आप लिखोगे गामा L स्क्वायर, ये आएगा। वैसे भी इसका जो एरिया होगा, आप देखो, एक मिनट, ये कौन से प्लेन में है देखो तो प्लेन है ये एक्स और ऊपर वाई, एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका एरिया देखो जेड की तरफ, देखो ना एक्सिस ये जेड ऐसे आ रहा है, एकदम सही है। अच्छा, फ्लक्स पासिंग थ्रू HEGF माइनस गामा L स्क्वायर, कैसे सर? देखो 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 HGEF, ये पीछे वाला फेज है, जस्ट इसके पीछे वाला, और इसका एरिया इधर था। पीछे वाले फेज का अंदर से एरिया नहीं देख रहा, बाहर होना, तो बाहर से आउटवर्ड टू द प्लेन होगा, तो एरिया अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस जेड एक्सिस प्लस जेड एक्सिस में आ रहा है। इस फेज का एरिया अंदर, बाहर वाले फेज का ABCD का देखो तो एरिया बाहर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर। अच्छा चलो, फ्लक्स ABGF मतलब ये कौन से प्लेन में, पहले ये देखो, तो देखो इस तरफ जेड एक्सिस है, ये जेड वाला, ये एक्स वाला, एक्स जेड में, इसका एरिया ऊपर है वाई एक्सिस के पैरेलल, तो होगा L स्क्वायर बीटा। और मैं अगर आपसे फ्लक्स पूछूं, फ्लक्स DCHE तो माइनस L स्क्वायर बीटा, एकदम सही लिखा है। अब कौन सा बच गया, 4 से तो लिख दिया, 6 फेज होते हैं, ये वाला, ये तुम्हारा देखो जेड और वाई, तो एक्स वाला आएगा, अल्फा वाला आएगा। देखो ये बीटा वाला एक प्लस, एक बीटा वाला माइनस, गामा वाला प्लस, गामा वाला प्लस, गामा वाला माइनस, और एक भी अल्फा वाला प्लस, अल्फा वाला माइनस, सारे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 0। समझ आया? बहुत बेसिक बात है, खास बात नहीं, बहुत बेसिक बात है। चलो यहाँ देखो, ये सिलेंडर लिया मैंने जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया R है और इसका हाइट H, इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है अपने को निकालना है। तो देखो ये फील्ड लाइन जो यहाँ से इंटर करा, उसको ढंग से देखो, थोड़ा महसूस करो, तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस है। ये कैसा सरफेस है? कर्व्ड। कर्व्ड सरफेस का मतलब ये हो गया, ऐसे देखो, ऐसे है, ये सिलेंडर है, और जो फील्ड लाइंस आ रहा है इधर से वो ऐसे आ रहा है सीधा, तो एंगल तो 90 डिग्री का नहीं बनेगा ये। हाँ नहीं बनेगा सर। तो एक तरीका है कि पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस आधे सरफेस के लिए आपको, यहाँ से जो इंटर कर रहा है, कि आप देखें तो जितने फील्ड लाइंस यहाँ से इंटर करा है, देखो ऐसे महसूस करो, इधर से जितना फील्ड लाइंस इंटर करा है, इधर से जितना फील्ड लाइंस इंटर करा है, वो इसको सिलेंडर को आधा काट दो तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से तो जाएगा, यार ऐसे ऐसे करा है। तो ये क्रॉस सेक्शन अगर एरिया देखूं मैं, जिसका विड्थ हो जाएगा 2r और हाइट हो जाएगा h, और ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इसका प्लेन एरिया एकदम पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहां से अगर तुमसे सिलेंडर से फ्लक्स पूछे, इनकमिंग फ्लक्स, तो तुम लिख सकते हो 2RH इंटू ई। सर कैसे? तो जितने फील्ड लाइंस यहां से इंटर कर रहे थे सारे इससे क्रॉस कर रहा है, तो फ्लक्स तो सेम ही पास हुआ ना। जितनी मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्रॉस सेक्शन एरिया से गया है, उतनी मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड लाइंस यहां से भी आया है, मतलब फ्लक्स सेम है। हाँ फ्लक्स सेम है। ऐसे मान लो ये 2 फील्ड लाइंस ऐसे गए, तुम इस एरिया से देखो, इस एरिया से देखो, फ्लक्स सेम होंगे। क्यों भाई? फ्लक्स सेम कैसे? तो जितना मैग्नेटिक एनर्जी यहां से गया उतना ही तो यहां से क्रॉस किया है। और वो मैग्नेटिक एनर्जी अपन कैसे निकालते हैं? तो या तो ऐसे देखो कि जितने फील्ड लाइंस कर्व सरफेस से अंदर आया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एंगल बनाएगा, तो उसके एंगल की वजह से तो कम हो गया ना, और एक एरिया कम है लेकिन सारा फील्ड लाइंस यहाँ से पास कर रहा है। जब आउटवर्ड देखोगे तो आउटवर्ड भी तुम्हारा आ जाएगा 2RH, आउटवर्ड भी क्या आ जाएगा 2RH। क्या आपको ये बात महसूस हुआ? अच्छा, सिलेंडर अगर ऐसा होता, ऐसा,
और आपसे पूछते हैं फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, तो 0 हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस यहां से इंटर कर रहा है, प्लेन सरफेस इंटर कर रहा है, ये कर्व्ड सरफेस होता है, ये सिलेंडर का कौन सा सरफेस होता है, कर्व्ड सरफेस, और ये होता है प्लेन सरफेस। तो फील्ड लाइन अगर ऐसे गया तो इस कर्व्ड सरफेस तो फ्लक्स पास ही नहीं होगा ना। समझ आ रही है बात? स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए। नेक्स्ट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है कि किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड हो, देखो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स अपन ने लिखा E डॉट एस, और अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया से छोटा सा फ्लक्स अपन ऐसा लिखेंगे E डॉट डी एस। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो फ्लक्स इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस। घबराना मत कि सर फ्लक्स तो आपने पढ़ाया कुछ और, यहां कुछ और लिख दिया है ना। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये लगाते हैं वेर E कांस्टेंट, और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा है ना, तो छोटे से एरिया में फ्लक्स लिख के उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है सर, ये दोनों याद रखिएगा, ऐसे सवाल मैं भी और करा दूंगा, चिंता मत करना। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्लक्स निकालना सिखा दूंगा। कांस्टेंट हुआ तो ये, वेरिएबल हुआ तो ये। अब यहां पे देखो तो गॉस लॉ का एक स्टेटमेंट है, कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया ए फाई इज इक्वल टू E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। मतलब क्लोज सरफेस एरिया के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे देखो ये कहना क्या चाहता है कि मान लो एक चार्ज Q इन है, तो एक ये सरफेस लो, एक ये सरफेस लो, क्लोज सरफेस, प्लेन नहीं, रिंग क्लोज सरफेस नहीं बनाता, क्लोज सरफेस। यहां पे गोला लगाते हैं, गोला का मतलब होता है गोला, गोला, ये गोला रिप्रेजेंट क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस, रिंग क्लोज सरफेस है क्या? नहीं। डिस्क नहीं, क्लोज सरफेस थोड़ी ना हुआ यार। क्यूब, हाँ क्लोज सरफेस हुआ क्यूब। सिलेंडर और क्यूब, स्फीयर। बच्चा पहले क्लोज सरफेस ही नहीं समझता, क्लोज सरफेस स्फीयर बनाया है। अब मैं जो अभी समझा रहा था वही बात ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जितने फील्ड लाइंस यहां से निकले वो गायब थोड़ी ना हो जाएंगे, वो पूरे के पूरे यहां से भी क्रॉस करेंगे। तो ये कहता है कि क्लोज सरफेस तुम बना लो ना, तो गिवन चार्ज के लिए, मतलब जो इनक्लोज चार्ज है वो अगर गिवन है तो कोई भी क्लोज सरफेस बनाओ उससे फ्लक्स उतना ही पास करेगा। अंदर वाला सरफेस अगर ए है, बाहर वाला बी है, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू ए इज इक्वल टू फ्लक्स पासिंग थ्रू बी इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये क्लोज सरफेस के शेप पे भी डिपेंड नहीं करता, साइज पे भी डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लो एक स्फीयर बना लिया, एक क्यूब बना लो, महसूस करो तुम एक फेज ही देख पा रहे हो लेकिन है ये क्यूब। एक सिलेंडर बनाओ, चलो सर यहां सिलेंडर कैसे बनाओगे, देखो सिलेंडर बनाया, मजा आ जाएगा देखना। ये क्या है बोलो? सिलेंडर। अंदर क्या है? स्फीयर। ये क्या है? क्यूब। और अंदर एक चार्ज रख दिया। तो ये तो सिंपल सी बात है, तो पहले ही समझ लिया हमने कंसेप्ट कि मैग्नेटिक एनर्जी का कंसेप्ट क्या है, जितने फ्लक्स का कंसेप्ट क्या है कि काउंटिंग ऑफ और आइडिया ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। अब एक बात बताओ, ये क्यू से जितना मैग्नेटिक एनर्जी ये निकाल पा रहा होगा उतना ही स्फीयर से पास करेगा, और सारा क्यूब से बाहर निकलेगा, सारा सिलेंडर से बाहर निकलेगा। तो फ्लक्स अगर पूछते हो तो क्यूब से पासिंग थ्रू फ्लक्स, स्फीयर का फ्लक्स और सिलेंडर का फ्लक्स बोलो बराबर होगा कि नहीं होगा? और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं, ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड। कहीं हो सकता है कि अप्लाई करने में दिक्कत आ जाए, अप्लीकेबल ना हो, लेकिन वैलिड हमेशा होगा, वैलिड हमेशा होगा। अब यहां पे देखो एक बढ़िया सवाल पूछते हैं साहब कि क्यूब लिया अपन ने, क्यूब के इस फेज पे क्यू चार्ज रख दिया, चलो सेंटर पे रख देता हूं, चलो सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिया, तो इस फेज से कितना फ्लक्स पास होगा? मेरी बात सुनना अच्छे से एकदम, कि पूरे क्यूब के अंदर है क्या? हाँ, तो टोटल क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा? क्यूब से Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई फर्क नहीं पड़ता क्यूब है कि स्फीयर है कि सिलेंडर, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसके कितने फेज है? 6, और सेंटर पे रखा है तो 6 फेज से सेम पैटर्न में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा। तो इससे A B C D से Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। कई बार ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, हिसाब क्यूब बनाया, क्यूब बनाया और इस फेज पे क्यू चार्ज रख दिया, यहां पे क्यू चार्ज रख दिया, और आपसे पूछा कि क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो क्यूब से इनक्लोज तो हो ही नहीं रहा। तो अपन ऐसा सोचेंगे कि उसको पूरा इनक्लोज करते हैं, तो इधर क्यूब लिया और इधर सिलेंडर ले लेते हैं, गड़बड़ हो जाएगा काम, क्योंकि एक क्यूब एक सिलेंडर, सिमेट्री नहीं आएगा, तो बराबर नहीं बांट सकते हो। एक और क्यूब लाओ, उतने ही साइज का उतनी ही शेप का यहां पे चिपका दो, उतना ही शेप एंड साइज का क्यूब चिपका दो, और देखो सेम तरीके से पैटर्न में आ गया। टोटल दोनों क्यूब से मिला के कितना पास करेगा? तो दोनों क्यूब मिलकर इसको क्लोज कर रहा है,
तो क्लोज जब तक नहीं होगा तब तक क्यूब एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते। तो दोनों क्यूब मिला के क्यूब एप्सिलॉन नॉट, और जैसा ये वैसा ही सरफेस ये, तो इससे आधा इससे आधा, तो इस क्यूब से टोटल जो फ्लक्स पास करेगा एक क्यूब से, इस क्यूब से, ना तो इमेजिनरी क्यूब था, वो करेगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ मजा आया या नहीं आया? ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे सवाल करेंगे अपन गॉस लॉ के, गॉस लॉ के एप्लीकेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए।